अगर 2026 में आप दिल्ली एनसीआर यानी कि नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव शिफ्ट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं दिल्ली एनसीआर में शिफ्ट करने की हर एक पार्ट कवर करूंगी। यहाँ पे रहने के एक्सपेंसेस, फ्लैट कहाँ लेना चाहिए, क्या मिनिमम आपकी सैलरी या क्या मिनिमम आपके खर्चे होंगे, आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, ब्रोकरेज कैसा होगा, कहाँ पर क्या रेंट है, मतलब ईच एंड एवरी चीज। तो आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको दिल्ली एनसीआर में शिफ्ट करने से पहले सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सो विल स्टार्ट विद दिल्ली, क्योंकि दिल्ली हमारा कैपिटल है। दिल्ली असल में दो दिल्ली है, एक पुरानी दिल्ली और एक नई दिल्ली। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पुरानी दिल्ली जिसमें आपका चांदनी चौक और वो पूरा एरिया आ जाता है, और नई दिल्ली में आपका साउथ दिल्ली या पूरा जो सीपी का एरिया काउंट करते हैं सारी नई दिल्ली का हिस्सा है। मैं ये रेंटल पर्पस से बता रही हूँ। तो अगर 2026 में आप दिल्ली शिफ्ट करने का सोच रहे हैं तो मिनिमम आपका खर्चा यहाँ पर 30 से 40 हज़ार है। तो इससे ज़्यादा आपकी सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बैचलर रहना चाहते हैं तो आप या तो 1 BHK सेटअप लेंगे या 1 RK सेटअप लेंगे। 1 BHK यानी कि एक रूम, बाथरूम, छोटा सा हॉल और किचन, और 1 RK सेटअप लेते हैं तो सिर्फ एक रूम, किचन और आपको बाथरूम या तो अटैच मिलेगा या तो बाहर मिलेगा, डिपेंडिंग। इसका रेंट आपको पड़ेगा 15 से 25 हज़ार के बीच। 1 RK का भी यही सेटअप रेंट है और 1 BHK का भी है, लेकिन ये लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर आप साउथ दिल्ली या सीपी या आसपास के इलाके में लेंगे तो आपका रेंट पड़ेगा 25 तक। लेकिन अगर आप थोड़ा किनारे आने की कोशिश करेंगे, जैसे लक्ष्मी नगर, मयूर विहार या थोड़ा उधर के एरिया में जाएंगे, तो आपका जो रेंट है वो कम होकर के 10 से 12 हज़ार के आसपास में आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि मयूर विहार के कुछ इलाकों में आपको रेंट 8 से 10 हज़ार के बीच में भी 1 RK सेटअप मिलता है। अशोक नगर हो गया, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स या नए आए लोग दिल्ली में इन इलाकों को चुनते हैं। मैं इलाके नोट करवाती हूँ: अशोक नगर, मयूर विहार, लक्ष्मी नगर और उसके आसपास के तमाम इलाके। यहाँ पर रेंट जो है वो काफ़ी सस्ता है और काफ़ी इजीली मिल जाता है। या तो आप बैचलर हो या विद फैमिली हो, आपको यहाँ पर आराम से रेंट मिल जाएगा। अब यहाँ रेंट लेने का सिस्टम कुछ अलग है। जैसे हम अपने शहरों में करते हैं कि भाई हम गली गली घूमे, हमें रेंट मिला, हमने पे किया और हम यहाँ रहने लग गए, ऐसा दिल्ली एनसीआर में नहीं होता है। यहाँ पर 99% फ्लैट्स आपको ब्रोकर के थ्रू ही मिलेंगे, यानी कि बिचौलिया। आप ब्रोकर का नंबर आपने जुगाड़ किया, आपको ब्रोकर का नंबर बहुत इजीली मिल जाएगा। आपने उसको कॉल किया, उसने आपको 10 फ्लैट्स दिखाए और आपको एक पसंद आया, आपने वो फ्लैट उससे ले लिया। अब ब्रोकर को आपको देना पड़ेगा, ये अगेन डिपेंड करता है। कुछ इलाकों में आपको 1 महीने का पूरा रेंट, मान लीजिए आपका रेंट अगर 10,000 रुपये है तो आपको ब्रोकर को भी 10,000 देना पड़ेगा, पूरा का पूरा 1 महीने का रेंट। वहीं कुछ जगहों पे दिल्ली के रेंट आधा भी है, पर आधा से कम कहीं भी नहीं है। मतलब आपको मिनिमम आधा रेंट या पूरा रेंट 1 महीने का ब्रोकर को देना पड़ेगा, उसका फीस के तौर पर घर दिखाने के बदले। 1 महीने का रेंट आपको ओनर को और मिनिमम 1 महीने की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। इसको आसान शब्दों में समझते हैं। अगर आपका रेंट 10,000 है तो 10,000 आप देंगे ब्रोकर को, 10,000 आप ओनर को रेंट देंगे और 10,000 आप देंगे सिक्योरिटी, यानी कि 1 महीने के रेंट के लिए 30,000। दिल्ली के सेटअप को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको 2 BHK और 3 BHK चाहिए तो बेसिकली यार 2 BHK का किराया, सोसाइटीज़ की मैं बात करूँ क्योंकि 2 BHK ज़्यादातर फैमिलीज लेते हैं, और अब मैं फैमिली पर्सपेक्टिव से आपको बताती हूँ। मिनिमम 20 से 30 हज़ार वैरी करता है, मतलब आपको 15 से 30 के बीच में मिल जाएगा। अगेन आप कहाँ ले रहे हैं, अगर आप सोसाइटी ले रहे हैं तो 30 हज़ार से नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है आपको 2 BHK मिले। 80-90% आपको 2 BHK इसी रेट में मिलेगा। अगर आप सोसाइटी से बाहर यानी कि बिल्डर फ्लैट ले रहे हैं, बिल्डर फ्लैट मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ा होगा, वहाँ कोई भी सिक्योरिटी, कोई गार्ड, कोई सिस्टम नहीं होता, बेसिकली सिर्फ एक बिल्डिंग होती, वहाँ आपको थोड़ा सस्ता मिल सकता है, पर आपको वहाँ सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। वहाँ बेसिक जो सिस्टम्स होते हैं कि आपके कॉल पर प्लम्बर आ गया, वो सब चीज़ें नहीं मिलेगी। वो बेसिक इंडिपेंडेंट फ्लैट होता है। और अगर आप बिल्कुल नॉर्मली किसी ओनर के घर पे ले रहे हैं तो एक अलग सिस्टम है, बट आपका रेंट यही 15 से 30 हज़ार के बीच में वेरी करता है। अब कमिंग टू द लास्ट पार्ट, यानी कि दिल्ली में 3 BHK। दिल्ली में 3 BHK सेटअप सबसे ज़्यादा मिलते हैं। इसमें 2 तरह के सेटअप होते हैं। एक होता है 2+1, यानी कि 2 रूम, 2 बाथरूम और एक एक्स्ट्रा रूम। मेरा जो सेटअप है इस वक्त फ्लैट का वो भी 2 BHK का ही है, यानी कि 2 रूम है मेरे पास, 2 बाथरूम है और एक एक्स्ट्रा रूम होता है, जिसमें आपका कुछ भी बालकनी या कुछ भी अटैच नहीं होता, एक सिंपल सा रूम होता है। ये सेटअप सबसे ज़्यादा दिल्ली में आपको मिलेगा और इसका रेंट अगेन 20,000 to 35,000 होता है, उससे ज़्यादा जनरली नहीं जाता है। तो ये 3 सेटअप के फ्लैट्स आपको दिल्ली में मिलते हैं। बाकी 4 BHK, 5 BHK भी है, बट ये बहुत कॉमन नहीं है, ज़्यादातर ये सेटअप है। अब ये वाला जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप बैचलर है, स्टूडेंट है या फैमिली है तो आपको किस कैटेगरी को चुनना चाहिए। क्योंकि मैं खुद दिल्ली में 5 साल से हूँ और मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया। सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप 2 तरह के सेटअप ले सकते हैं, या तो अपने दोस्तों के साथ 1 RK, 2 BHK, 3 BHK, जितने भी आपके दोस्त हैं आप मिल करके ले सकते हैं, या तो आप हॉस्टल्स चुने, क्योंकि बेसिकली लोग सोसाइटीज़ में बैचलर्स को फ्लैट नहीं देते हैं।
मैं मेरी बहन के साथ रहती हूँ, उसके बावजूद मुझे 2 साल लग गए प्रॉपर्ली इंडिपेंडेंट फ्लैट लेने में। इजीली इंडिपेंडेंट फ्लैट बैचलर्स को नहीं मिलता, बहुत मुश्किल होता है, ब्रोकर्स भी नहीं दिलाते, चाहे लड़का हो या लड़की। हालांकि लड़कियों को तो फिर भी इंडिपेंडेंट फ्लैट कई बार दे देते हैं, बट लड़कों के लिए बहुत मुश्किल है। पूरे दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो लड़कों को इंडिपेंडेंट फ्लैट देने से लोग थोड़ा सा कतराते हैं। हालांकि दिल्ली इस मामले में सबसे ज्यादा आसान है। अगर आपको गुड़गांव और नोएडा से कंपेयर करना है, आपको दिल्ली में सबसे जल्दी और सबसे आसानी से इंडिपेंडेंट फ्लैट मिल जाएंगे। नोएडा में बिल्कुल नहीं मिलेगा और गुड़गांव भी थोड़ा मुश्किल है। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ दिल्ली एनसीआर शिफ्ट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपको सोसाइटी वाला एरिया मिले, क्योंकि एक तो यहाँ रहना सेफ होता है और दूसरी बात हर चीजें रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलती है, तो बेसिकली ज्यादा आसान है। और फ्लैट भी आपको 2 BHK 3 BHK सेटअप ज्यादातर सोसाइटीज में ही मिलते हैं। लेकिन अगर आप वर्किंग हैं और अगर आप अकेले या फैमिली दोनों के साथ भी रहने की कोशिश कर रहे हैं और आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं है, तो मेट्रो के आसपास का एरिया आपके लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत ईजी है। आप घर से निकलेंगे, मेट्रो आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका बजट ज्यादा है तो अगेन सोसाइटी इज द बेस्ट ऑप्शन। हालांकि दिल्ली एनसीआर में ट्रैवलिंग बहुत ईजी है, आपको हर एक जगह कनेक्टिविटी मिल जाती है, ऑटो ईजिली मिलेगा, बसेस चलती हैं और मेट्रो पूरी दिल्ली में कनेक्टेड, एनसीआर में कनेक्टेड है, तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। उसके बावजूद आप अपने बजट और अपने प्लान के हिसाब से चीजें सेट कर सकते हैं। अब जो दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा है रहने के बाद, वो है खाना और ट्रैवल करना, जिसको लोग बहुत ज्यादा शुरू में सीरियसली नहीं लेते, बाद में इसका कॉस्ट एड ऑन हो जाता है। अगर आप यहाँ अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप एक मेड हायर अगर करते हैं तो उसका कॉस्ट आपको दिल्ली में बेसिकली 2 से 5 हज़ार पड़ेगा। खाना बनाने का 2 लोगों का मेड यहाँ पर 1500 के और 2000 के हिसाब से चार्ज करती है। अगर आपकी फैमिली है तो 5000 मैक्सिमम वो चार्ज करेगी, जिसमें आपका खाना, केवल खाना आएगा, बर्तन झाड़ू अलग हो जाएगा आपका, बर्तन झाड़ू का आपका 2000 पड़ता है। तो बेसिकली दिल्ली में एक मेड 5000 से लेकर 10,000 डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स ऑफ ए फैमिली चार्ज करती है, जिसमें आपका बर्तन झाड़ू खाना सारी चीजें आ जाती हैं। ट्रैवलिंग का खर्चा पूरा का पूरा इस बात पर डिपेंड करता है कि आप ट्रैवल कैसे कर रहे हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेट्रो से ट्रैवल करना बहुत सस्ता है। अगर आप फुल टाइम मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो और आपने फ्लैट अपना मेट्रो के आसपास लिया है तो आपके महीने का खर्चा 2000 भी नहीं होगा। लेकिन अगेन अगर आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपने कैब यूज किया तो आपका खर्चा 10,000 से लेकर 20,000 तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग आप कितना ट्रैवल कर रहे हो। तो ये कोई ऐसा फिक्स अमाउंट नहीं है। अगर आप ऑटो से ट्रैवल करते हो खर्चा अलग हो जाएगा, रिक्शा ले रहे हो अलग हो जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप ट्रैवल कैसा कर रहे हो। अगर आप दिल्ली में जॉब चुन रहे हो तो मेरा सजेशन है कि मिनिमम आपकी सैलरी, अगर आप सिंगल शिफ्ट कर रहे हो बैचलर लाइफ में, मिनिमम आपकी सैलरी 30,000 होनी चाहिए मिनिमम। उससे कम में आप नहीं मैनेज कर पाओगे। और अगर आप फैमिली के साथ शिफ्ट कर रहे हो तो मेरा मानो तो 50,000 प्लस ही होना चाहिए। 50, 60, 70 जितना मिल जाए दैट वर्क्स, क्योंकि उससे कम में आपको बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। सेकेंड हम शुरू करते हैं नोएडा। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ट्रस्ट मी, नोएडा से ज्यादा सेफ, नोएडा से ज्यादा शांत और नोएडा से ज्यादा रहने के लिए बेहतर जगह कोई नहीं है। सस्ता, अच्छा और टिकाऊ जिसको हम कहते हैं। दिल्ली में बहुत भीड़ है, दिल्ली में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन नोएडा में एक फिक्स तरह के लोग आपको मिलते हैं। आपको कॉर्पोरेट वाले लोग मिलेंगे, आपको वर्किंग मिलेंगे और आपको 90% फैमिलीज मिलेगी। नोएडा की ना जिंदगी बहुत फिक्स है, सुबह इतने बजे शुरू होती है, रात में इतने बजे खत्म हो जाती है। जबकि दिल्ली के साथ ऐसा नहीं है, दिल्ली रात भर दौड़ते रहती है। तो अब नोएडा को समझते हैं। अगर आप फैमिली के साथ नोएडा में शिफ्ट कर रहे हैं तो आप सोसाइटीज ही ज्यादातर लेंगे, क्योंकि नोएडा में ज्यादातर सेक्टर और सोसाइटीज कल्चर है, बिल्डर्स बहुत कम है। यहाँ पर फ्लैट कल्चर 2 तरह के होते हैं, 2 BHK, 2+1, 3 BHK, 3+1 और 4 BHK। जैसे मैंने बताया था मेरा भी 2+1 ही है, ज्यादातर ये सेटअप मिलते हैं नोएडा की सोसाइटीज में। मैं अगर तुरंत नोएडा, जैसे नोएडा जहाँ शुरू होता है यानी कि दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर की बात करूं, तो वहां पर आपको फ्लैट का रेंट जो 2 BHK का मिलेगा वो 15,000 से लेकर 25,000 के आसपास मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा पीछे यानी कि मिड में आएंगे, सेक्टर 73, 53 जो भी आसपास का एरिया है, यहाँ पर फ्लैट के रेंट जो है वो थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सोसाइटी वाला एरिया, यहाँ पे आपको पूरी फैमिलीज और पूरा कॉर्पोरेट एरिया मिलेगा। और इसीलिए यहाँ पर जो 2 BHK का रेंट है वो 30,000 से शुरू होता है। मतलब इनिशियल जो आपका 2+1 का सेटअप है या 2 BHK सब आपको 30,000 में मिलेगा। 2 BHK मतलब 2 रूम, 2 बाथरूम, 1 हॉल, 1 किचन और 1-2 बालकनीज हो सकती है। +1 में आप 1 जोड़ दीजिए, 3 BHK का सेम 3 रूम 3 बाथरूम 1+, आप ये समझ जाइएगा। तो आपको इसका रेंट 30,000 मिलेगा। अगर आप 3 BHK लेते हैं तो आपका 40 पड़ेगा, 4 BHK 50, 55 और उसके बाद 5 BHK 6 BHK डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर।
नोएडा का जो सस्ता इलाका है वो आपको इनिशियल पार्ट यानी कि सेक्टर 18 के आसपास जो बिल्डर फ्लैट्स है, जो परथला की तरफ गांव है, या आप अगर आगे आ जाते हैं सेक्टर 73, 75, 118, अजनारा या इसके आगे गौर सिटी, तो आपको यहाँ से जो थोड़ा सा है वो रेंट थोड़ा कम मिलेगा। अगेन बहुत कम नहीं मिलेगा, पर गौर सिटी की तरफ जो रेंट होता है वो 20 के आसपास आ जाता है 2 BHK का। लेकिन आप जैसे मिड में आते हैं 25 से बढ़ के 30 से बढ़कर 40 भी किसी किसी सोसाइटी में डिपेंडिंग ऑन द सोसाइटी चला जाता है। कई मामलों में नोएडा दिल्ली से बहुत ज़्यादा महंगा है, पर गुड़गांव से बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव को, तो मेरे हिसाब से नोएडा बेस्ट है। मैं गुड़गांव भी रह चुकी हूँ, मैं दिल्ली भी 2 साल, मेरा कॉलेज दिल्ली में था और मैं 3 सालों से जॉब नोएडा में कर रही हूँ। तो नोएडा ज़्यादा सेफ है, नोएडा ज़्यादा सस्ता है और यहाँ पर हर चीज़ काफ़ी ईजिली अवेलेबल होता है और यहाँ फैमिली कल्चर ज़्यादा है, जबकि गुड़गांव में बैचलर्स कल्चर ज़्यादा है और दिल्ली में मिक्स क्राउड है। तो मैं अगर बात करूं नोएडा में फ्लैट लेने की, सेम कॉन्सेप्ट है जो दिल्ली का। बिना ब्रोकर के आपको यहाँ पर फ्लैट नहीं मिलेगा। आपको 1 महीने का ब्रोकरेज और 1 महीने की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। 80% 1 महीने की सिक्योरिटी होती है। कोई ओनर 2 महीने के चार्ज करते हैं, बट 80 to 90% 1 महीने का ही चार्ज करते हैं। एक सिक्योरिटी को लेकर खास बात है जो मैं दिल्ली वाले पार्ट में बताना भूल गई थी कि सिक्योरिटी रिटर्न मिलता है कि नहीं। इनिशियली जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी, मेरा बहुत बड़ा सवाल था कि मैंने 10,000 रुपये दिए, क्या मुझे वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बहुत ऑनेस्टली 50-50 चांसेस होते हैं। कुछ ओनर्स वापस करते हैं, कुछ ओनर्स वापस नहीं करते। पूरा शर्त होता है कि आपने भाई एक खरोच भी किया तो इसके इतने पैसे कटेंगे, उसके इतने पैसे कटेंगे। तो जनरली जब आप फ्लैट छोड़ते हो तो वो आकर चेक करते हैं कि अच्छा तुमने ये तोड़ दिया, तुमने लाइट तोड़ दिया, तुमने बल्ब तोड़ दिया, 200 इसका काटे, 400 इसका काटे। मिला जुला करके कुछ ओनर्स अच्छे होते हैं तो 80% 90% रिटर्न कर देते हैं। कुछ लोग पेंट कराने के नाम पे, सफाई के नाम पे 2-3 हज़ार काट लेते हैं। तो आप 100% रिटर्न का उम्मीद तो मत करना, ये दिमाग में क्लियर रखना कि उसका 80-90% या फिर 50 to 60% ही रिटर्न आता है। ब्रोकर को अमाउंट जो दिया वो वापस आता है नहीं। ब्रोकर को जो आपने पैसा दिया वो उसकी फीस है आपको फ्लैट दिखाने और देने की। भले आप वो फ्लैट अगले महीने ही छोड़ दो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, आपको 1 रुपये भी वापस नहीं मिलने वाला। और एक ब्रोकर एक फ्लैट का सिर्फ 1 बार चार्ज करता है। अब दोबारा जब भी उससे दोबारा भले दूसरे महीने जाओ वो दोबारा चार्ज करेगा। अब कमिंग टू कनेक्टिविटी, नोएडा के ऑलमोस्ट हर कोने में मेट्रो है। आपको आराम से ऑटो मिलता है, ई रिक्शा मिलता है और ई रिक्शा आपको 10 रुपये में आपकी सोसाइटी से मेट्रो तक पहुंचा देता है। अब नोएडा के बारे में एक बुरी बात है जो मुझे पर्सनली नहीं पसंद, वो ये है कि नोएडा में बैचलर्स को फ्लैट मिलना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। दिल्ली में आपको ढूंढने पर मिल जाएगा, गुड़गांव में बहुत आसानी से मिल जाएगा, नोएडा में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे 3 महीने लगे थे दिल्ली से नोएडा शिफ्ट होने में, जबकि 3 महीने पहले ही मुझे शिफ्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे फ्लैट नहीं मिल रहा था। जबकि मैं मेरी छोटी बहन के साथ रह रही थी, उसके बावजूद यहाँ पर फैमिली ज़्यादा है, इसीलिए बैचलर्स को फ्लैट ये लोग प्रेफर नहीं करते देना। बहुत सवाल जवाब, बहुत क्वेश्चन, आप कहाँ जॉब करते हो, कहाँ नहीं करते, आपका कास्ट, मतलब इट्स लाइक लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद भी लोग ट्रस्ट नहीं करते। नोएडा में 1 BHK और 1 RK का सेटअप बहुत कम है, और अगर है भी तो उनका कॉस्ट एग्जैक्टली सेम है 2 BHK से, क्योंकि इस तरीके के कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत कम है। अगर किसी ने अपने मेड के लिए क्वार्टर या रूम बनवा लिया है तो वो उसको बाद में 1 RK 1 BHK बोल के रेंट पे दे देते हैं। पर नोएडा में बेसिकली ये वाला कॉन्सेप्ट कम है। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम नहीं है, कम है, तो उसका रेंट आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही पड़ेगा। तो मैं कभी किसी को 1 BHK 1 RK सेटअप सजेस्ट नहीं करती नोएडा में। अगर आपको 1 BHK 1 RK लेना है तो आप अशोक नगर चले जाओ, आपको वहाँ पे सस्ते में मिल जाएगा। लक्ष्मी नगर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, नोएडा में मत प्रेफर करो। अगर आप स्टूडेंट हो, आपका कॉलेज नोएडा है, तो कॉलेज के आसपास, मेट्रो के आसपास आप हॉस्टल ढूंढो, क्योंकि वो सेफ होगा, स्पेशली लड़कियां लड़के दोनों सेफ होगा। आपको रेंट शेयरिंग में मिल जाएगा। हॉस्टल और जो इस तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं उनका रेंट आपको एक रूम के हिसाब से मिलता है, जिसमें 2 बेड और 3 बेड्स भी हो सकते हैं। पर बेड दे चार्ज 9,000 to 15,000, जिसमें आपका आना जाना, मतलब आपका वो जो वहाँ रहने का खर्च होता है, इंक्लूडिंग आपका 2 टाइम का खाना, यानी कि दोपहर और रात का। सुबह का बहुत हल्का फुल्का पोहा वगैरह टाइप का ब्रेकफास्ट और 1 टाइम का चाय इंक्लूडेड होता है। मतलब आपको 15,000 में रहना खाना दोनों आराम से मिल जाएगा। आपका एक बड़ा कमरा होगा, आपके हिस्से आएगा आपका एक बिस्तर और पीछे होगी आपकी अलमारी। तो नोएडा में बेसिकली ये हॉस्टल कल्चर है। तो अगर आप स्टूडेंट हो या बहुत बैचलर हो, इनिशियल जॉब है, कम सैलरी है, तो आप हॉस्टल कल्चर भी ले सकते हो, लेकिन वो भी इंटीरियर एरिया में है। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको एक सोसाइटी चुनो और उसमें शिफ्ट हो जाओ। सोसाइटी एरिया वाइज सस्ती महंगी है, बट नोएडा के आसपास आपको थोड़ा बहुत सही रेट मिल जाएगा। नोएडा में मेड ढूंढना और मेड मिलना सबसे ज़्यादा आसान है। यहाँ पर हर चीज़ आपको एक फ़ोन कॉल पर मिल जाएगी। अगेन यह सोसाइटी कल्चर है, हर सोसाइटी में 20 मेड होती है। गार्ड को जाकर बोलो भैया मेरे को इस काम के लिए मेड चाहिए, आपको ऐसे मेड मिल जाएगी। तो
तो यहाँ पर मेड का कॉस्ट एग्जैक्टली सेम है जो दिल्ली का है, 2000 से लेकर 10,000 तक, जिसमें आपका 2 टाइम का खाना, सुबह या रात, दोपहर या रात, आप अपने हिसाब से चुन लो। और पर पर्सन के हिसाब से 1500 दे चार्ज। अगर 5 लोग हैं तो 10,000, उसमें आपका सारा काम इंक्लूड हो जाएगा। तो मेड का कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग इज लाइक इजी। दिल्ली और गुड़गांव के मुकाबले इजी है और सस्ती भी है। मतलब बीजेपी गवर्नमेंट में बात करूं तो वो यूनिट वाले सिस्टम को छोड़ करके नोएडा का जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो भी थोड़ा सस्ता है। बरसात में यहाँ पर पानी नहीं भरता। जब गुड़गांव में इतना पानी होता है और दिल्ली में इतना पानी, तब नोएडा की सड़कें बिल्कुल खाली होती हैं। तो मेरे हिसाब से नोएडा रहने की सबसे अच्छी जगह है। आपका अगर जॉब दिल्ली के आसपास कहीं है तो आप नोएडा चुन सकते हैं। अब सबसे जो ज्यादा कॉस्टली एरिया है, अब उस पर बात करते हैं, यानी कि गुड़गांव या गुरुग्राम भी आप कह लें, आपका साइबर सिटी। गुड़गांव इस पूरे एनसीआर में सबसे ज्यादा महंगा इलाका है। आपको जहां दिल्ली और नोएडा में 25,000 में 2 BHK मिल जाता है, गुड़गांव में आपको 25,000 में 1 BHK भी नहीं मिलेगा। आपको लगेगा मैं ज्यादा बोल रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। गुड़गांव बहुत ज्यादा महंगा है। 1 BHK वहाँ पर 1 BHK का तो खैर कॉन्सेप्ट बहुत कम है। वहाँ पर 1 रूम 1 बाथरूम तो नहीं मिलता। जनरली 1 रूम 1 बाथरूम, किचन तो है नहीं। वो भी आपको 25 से 30,000 के आसपास मिलेगा। आप थोड़ा ऊपर यानी कि 2 BHK की तरफ जाओगे 30 से 60,000 रुपए। 30 मतलब मैंने फिर भी थोड़ा कम बोला है। आप मान लो कि 50 से 60। 3 BHK 90,000 रुपए, 80-90,000। गुड़गांव बहुत महंगा। और अगर आपने सोसाइटी चुनने का सोचा है तो आप बजट और बढ़ा दो। मतलब आप बजट बढ़ाते जाओ। गुड़गांव में फ्लैट्स का कोई बजट नहीं है। 5 लाख के भी फ्लैट्स हैं। 5 लाख के फ्लैट्स में भी लोग रह रहे हैं और सेमी फर्निश्ड। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत पलंग टीवी मिल रहा है, कुछ भी नहीं। एक सिंपल सा फ्लैट मिलेगा जिसकी रेंट 30 से 60,000 के आसपास होंगी एक कमरे के मकान के लिए। तो गुड़गांव बेसिकली बहुत ज्यादा महंगा है। गुड़गांव सिर्फ फ्लैट के मामले में नहीं, वहां पर हर चीज महंगी है। ट्रैवलिंग, क्योंकि गुड़गांव में मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है वो हर कोने तक नहीं है, तो वहां पर आपको ऑटो महंगा मिलता है। वहां पर आपको मेड्स बहुत महंगी मिलती हैं। जो मेड चार्जेस नोएडा में जो हाउस हेल्प के चार्जेस आपके 2 से 10,000 है, गुड़गांव में इनिशियली 5,000। एक इंसान के खाने का दे चार्ज 5,000 से 10,000 एक इंसान, जिसमें आपका सिर्फ खाना और बर्तन होंगे और कुछ भी क्लीनिंग वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। गुड़गांव में फ्लैट ढूंढना सबसे ज्यादा आसान है। आपको सिर्फ एक फोन घुमाना है और आपके पास एक ब्रोकर होगा जो आपको फ्लैट दिलाएगा, उसकी जिम्मेदारी है। नोएडा में आप एक बार शायद बिना ब्रोकर के फ्लैट ढूंढ लो, शायद। दिल्ली में आप ढूंढ सकते हो। गुड़गांव में इट्स इम्पॉसिबल। आप बिना ब्रोकर के फ्लैट वहां नहीं ले सकते। वहां पर ब्रोकर का कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। आप सोसाइटी में फ्लैट लो, आप लाइक इंडिपेंडेंट फ्लैट लो या कहीं भी फ्लैट लो, आपको ब्रोकर को रेंट जो है वो देनी पड़ेगी। आप 1 महीने की दो, कई बार ब्रोकर्स 1.5 महीने की भी चार्ज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द ब्रोकर। और आपको वहां पर भी 1-2 महीने की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो आप गुड़गांव का अगर मैं एक बार कैलकुलेशन दोबारा करूं, आपका रेंट अगर 30,000 है तो आप ब्रोकर को दोगे 30,000, रेंट दोगे 30,000 और 30,000 आप दोगे सिक्योरिटी एक साथ उस फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले। तकरीबन 90,000, जो डिपेंड करता है ओनर 2 महीने के लिए तो 120 हो जाएगा। अगेन ये डिपेंड करता है। बाकी चीजें जैसे मैंने बताई, ट्रांसपोर्टेशन वहां थोड़ा ज्यादा महंगा है क्योंकि वहां पर ज्यादातर मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है, तो आपको मेट्रो तक आना पड़ेगा और उसका कॉस्ट आपको ठीक ठाक पड़ जाएगा। ये एक अच्छी बात गुड़गांव की है कि वहां पर बैचलर्स को इजीली फ्लैट मिल जाता है। लड़का लड़की कोई भेदभाव नहीं है। आपके पास बस पैसे होने चाहिए, आपको इजीली फ्लैट मिल जाता है। वहां कोई रूल रेगुलेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये एक और इम्पोर्टेंट चीज, दिल्ली में आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिलेंगे। आप अपने दोस्तों को लाओ, आप पार्टी करो, मतलब अगर आप किसी और को डिस्टर्ब नहीं करते तो दिल्ली में उतनी दिक्कत नहीं है। नोएडा में इट डिपेंड्स। अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो थोड़े रूल रेगुलेशन होंगे। ऐसा नहीं कि मतलब आपके कोई घर में घुस रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ड्रिंक कर रहे हो या आप सोसाइटी बालकनीज में हंगामा कर रहे हो, थोड़ा बहुत भी, आप म्यूजिक बहुत लाउड है, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस थोड़े बहुत होते हैं। मैं कंपेयर करूँ नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, तो सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नोएडा में है, सबसे ज्यादा आजादी गुड़गांव में है और दिल्ली हर मामले में बीच बीच में ही आता है। हर चीज में आप कंपेयर करो तो दिल्ली कैपिटल है तो बीच में आ जाता है। गुड़गांव में आपको फुल फ्रीडम है। आप 12 बजे आओ, 2 बजे आओ, आप आओ मत आओ, एवरीथिंग इज ऑन यू। तो ये एक 3 कंपैरिजन था दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव का। अब अगर आप एक जॉब लेकर दिल्ली एनसीआर शिफ्ट करने वाले हो तो एक बार फाइनल कंक्लूजन समझते हैं। अगर आपको दिल्ली शिफ्ट करना है तो आपकी सैलरी 30+ होनी चाहिए, बट आपको थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। आपको लोकेशन वैसा चुनना पड़ेगा, बट मैनेज हो जाएगा। पर आप इसमें बचा नहीं पाओगे, बट इनिशियली स्टार्ट करने के लिए बुरा नहीं है 30,000, तो आप कर सकते हो। नोएडा 30 से 35,000 में आप मैनेज कर सकते हो। मतलब अगर आप बैचलर हो तो आप हॉस्टल ले लो या फ्रेंड्स के साथ शिफ्ट हो जाओ। 30, 35, 40+ नोएडा में ठीक है बैचलर के लिए, फैमिली का स्ट्रक्चर नहीं है।
गुड़गांव में 60+, अगर आप बैचलर भी हो तो भी 60+ आपकी सैलरी होनी चाहिए, तो आप सर्वाइव कर पाओगे। अगेन अगर आप फैमिली के साथ शिफ्ट करने का सोच रहे हो तो मिनिमम आपकी नोएडा में सैलरी 50+ होनी चाहिए, 50-60, दिल्ली में 50 होनी चाहिए और गुड़गांव में 60+, 80-90 1 लाख तक होनी चाहिए, तब आप इजीली सर्वाइव करोगे। एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए सैलरी आपका जो बार है वो और ऊंचा हो जाता है, सोसाइटी में शिफ्ट करना है तो 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। तो मिनिमम इससे नीचे सैलरी में आपको एनसीआर में शिफ्ट नहीं करना चाहिए। ये फाइनल इस टॉपिक को मैं एंड कर रही हूँ अपना सजेशन देने के साथ कि अगर आपकी जॉब दिल्ली में है और दिल्ली के बॉर्डर एरिया में, यानी कि आप नोएडा के या दिल्ली के बॉर्डर के आसपास आपका जॉब या काम है, तो आप नोएडा रह सकते हो सेक्टर 18 के आसपास। अगर आपका जॉब नोएडा के इस कोने में यानी कि सेक्टर 73, 63 गौर सिटी या हब वाले साइड में, तो आप आराम से 118 अजनारा या फिर इधर के आसपास जितनी सोसाइटीज है वहां पर रह सकते हो, आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। और अगर आपका गुड़गांव है तो गुड़गांव तो खैर आपको जहां फ्लैट मिल जाए सही रेट में आप वहीं रह लो, वहीं बेस्ट है, क्योंकि गुड़गांव बहुत ज्यादा महंगा है। तो आप कंपैरिजन में नोएडा इज द बेस्ट प्लेस टू स्टे अकॉर्डिंग टू मी। इस पूरे वीडियो में मैंने कोशिश की है कि एनसीआर में जहां पर भी रहा जा सकता है, क्या फ्लैट रेंट है, क्या कॉस्टिंग है, किस तरीके से फ्लैट लेना है, बताने की। अगर आपके पास इसके सिवा भी कोई सवाल हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आई वुड लव टू आंसर। और वीडियोस आपको इस टॉपिक पे चाहिए वो भी मैं आपके लिए बना दूंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप दिल्ली एनसीआर में शिफ्ट करने वाले हो और आपको ब्रोकर्स के नंबर में कोई हेल्प चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको, क्योंकि मैं गुड़गांव भी रह चुकी हूँ, नोएडा भी हूँ 4 साल से और दिल्ली भी हूँ, मेरा कॉलेज था, तो ब्रोकर्स के नंबर भी मेरे पास काफ़ी सारे हैं, मैं आपके उसमें भी हेल्प कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। अब अगर आप या तो स्टूडेंट हैं या बैचलर हैं या फिर फैमिली हैं और आप एनसीआर शिफ्ट करना चाहते हो और आपको एकदम डिटेल वीडियो चाहिए कि किस लोकेशन में रहना है एज अ फैमिली, स्टूडेंट या बैचलर, कितना रेंट देना है, कौन कौन सा बेस्ट लोकेशन है, क्या सिक्योरिटी है, क्या क्या चीज़ें हैं, एज अ गर्ल कहाँ सेफ है, एज अ बॉय कहाँ रहना चाहिए, अगर आपको एकदम डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे या जो भी ज़्यादा डिमांड्स होगी उस हिसाब से मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे पूरा एक डिटेल विथ रिसर्च विथ लोकेशन वीडियो लेकर आ जाऊंगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे और नॉर्मल टॉपिक जिस पर बात होनी चाहिए उनको कवर करेंगे। थैंक यू।